नमस्कार बच्चों। संक्रामक रोगों के बाद हम रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारे शरीर में रोग से बचने की जितनी शक्ति होती है उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। यह क्षमता दो प्रकार की होती है। जैसे पहली हुई हमारी प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसके लिए हमें बाहर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में उपलब्ध होती है, जिसे हम प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से ग्रस्त जो हम हो जाते हैं उससे बचाती है। हमारे जो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के रोगाणु कीटाणु जो हमें दिखाई नहीं देते हैं वो हमेशा उड़ते रहते हैं और हमारा शरीर उनसे लड़ाई करता है या फिर संघर्ष करता है। जब हमारा शरीर पूरी तरीके से संघर्ष में हार जाता है तब हम किसी रोग के शिकार हो जाते हैं। लेकिन बहुत जगह पर ऐसा देखा जाता है कि जिसकी प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है वो विभिन्न प्रकार के रोगों से शिकार होने से बच जाता है। प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता सभी में बराबर नहीं होती है, यानी किसी में बराबर नहीं होती है, किसी में कम होती है या फिर किसी में ज़्यादा होती है। तो ये ज़्यादा या कम होने के इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। जैसे स्वस्थ रहने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी जो प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। इसके अलावा जो व्यक्ति नियमों का पालन करता है, यानी कि खाने के नियम, स्वच्छता का नियम, विभिन्न प्रकार के नियम है उसका पालन करता है, वो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। और इसके अलावा जो रोज़ का प्रतिदिन का जो हमारा डाइट होता है अगर वो संतुलित रहता है तो उससे भी हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। यानी कि व्यक्ति के जीवन यापन करने का जो तौर तरीका होता है उससे हमारी प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। इसके अलावा जो वंशानुगत कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण हमारी प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो सकती है या फिर कम हो सकती है। इसके बाद हम आते हैं बच्चों कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता की ओर। कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता ये रोग क्षमता जन्म से व्यक्ति के अंदर उपलब्ध नहीं होती है। इस रोग क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं। मेन रूप से हम विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उसके लिए हम इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंजेक्शन की पद्धति के माध्यम से हम इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके लिए जिस भी रोग से हमें बचना है या फिर प्रतिरक्षण प्राप्त करना है, हमें क्षमता प्राप्त करनी है, इस रोग के विष या ये इसके जीवाणुओं को रुधिर में प्रवेश कर दिया जाता है, जिससे स्वस्थ व्यक्ति संबंधित रोग से मुक्ति प्राप्त कर सके या फिर उससे लड़ने की शक्ति उसे प्राप्त कर सके। कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने से अच्छा है कि हम अपनी प्राकृतिक रोग क्षमता को ही बढ़ाएं। हम बच्चों के बारे में यहाँ देखते हैं। शैशवावस्था में बच्चे की जो प्रथम अवस्था होती है उस अवस्था में रोग प्रतिरोधक क्षमता को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। और इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम उपाय होता है। माँ के दूध के द्वारा प्राकृतिक रोग क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इससे मतलब आप लोग को भी पता है कि जो माँ का प्रथम दूध होता है वो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा वो बच्चों को विभिन्न प्रकार के जो संक्रमण होते हैं उससे भी बचाता है और माँ के दूध से उसकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है और बच्चा स्वस्थ रहता है। तो अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा, विभिन्न प्रकार के रोगों का शिकार नहीं होता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आसानी से बढ़ जाती है। क्योंकि जो बच्चा शैशवावस्था में बहुत अधिक बीमार रहता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाती है। अगर बच्चा बचपन में बीमार कम हो तो उसकी जो ग्रोथ होती है या फिर उसका वृद्धि और विकास होती है बहुत अधिक अच्छी कंडीशन में आगे वो बढ़ता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने के लिए बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत उपयोगी है। बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न टीकाकरण योजनाएं अपनाई जाती है। टीकाकरण योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के टीकाकरण किए जाते हैं, यानी कि हमको विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती है उससे बचने के लिए विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं।
बच्चे की टीकाकरण योजना के अंतर्गत हम सबसे पहले बच्चे को जन्म लेते ही उसका सबसे पहले टीका लगाया जाता है, जिसे हम जन्म टीका के नाम से भी जानते हैं। इसे कहते हैं हेपेटाइटिस बी या फिर पोलियो। जन्म लेते ही या फिर जन्म से 48 घंटे के अंदर बच्चे को लगाया जाता है। दूसरा टीका आता है उसका BCG का टीका। BCG का टीका क्षय रोग से मुक्त करने के लिए बच्चों को लगाया जाता है कि आगे चलकर बच्चा क्षय रोग का शिकार ना हो। तो ये 1 माह तक लगता है, 0 से 1 माह तक भी इसे लगाया जाता है। अब तीसरा टीका है DPT का टीका। DPT का टीका पोलियो का टीका हेपेटाइटिस बी का पहली खुराक जो ली जाती है, ये 1.5 माह के अंदर बच्चे को दिया जाता है। अब आता है चौथा DPT पोलियो हेपेटाइटिस बी का दूसरी खुराक होती है, इसकी 2.5 महीने के अंदर इसे दिया जाता है। अब DPT का दूसरी और DPT का ही है आपका तीसरा टीका जो लगाया जाता है, ये 3.5 माह के अंदर लगाया जाता है। इसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट टीका है खसरे का टीका। बच्चे को इस रोग से बचाने के लिए खसरे का टीका लगाया जाता है। और ये टीका कब लगाया जाता है? 9 महीने से 12 माह की आयु तक। सातवां है MER का टीका। खसरा, गलसुआ तथा रूबेला नामक तीनों रोगों से बचाने के लिए ये टीका लगाया जाता है आपका। तो ये टीका हमारा लगता है बच्चों को 15 से 18 माह की आयु तक। DPT और पोलियो का बूस्टर टीका लगाया जाता है। ये टीका जब लगाया जाता है बच्चों को आपने देखा होगा बहुत बुखार का सामना भी करना पड़ता है, तो इसमें बच्चे के एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होती है। DPT का टीका यानी कि पोलियो का ये बूस्टर टीका माना जाता है। तो इसे हम देने के लिए 16 माह या फिर 24 माह के अंदर इसे बच्चे को खुराक मिल जानी चाहिए। अब DPT का आपका बूस्टर जो दूसरी खुराक दी जाती है वो आपका दिया जाता है 5 वर्ष में, 5 वर्ष की अवस्था में। ये पूर्ण टीकाकरण बच्चे को कर दिया जाता है, तभी टीकाकरण को पूर्ण माना जाता है। इस टीकाकरण के पूर्ण हो जाने के बाद बच्चे की जो प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित किया जाता है, यानी कि टीकाकरण संपूर्ण होने के बाद बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक हो जाती है या इन रोगों का शिकार बच्चा नहीं होता है। तो बच्चे को विभिन्न जो संक्रामक रोग है ये इन रोगों से बचाने के लिए इस पूर्ण टीकाकरण को अपनाना चाहिए और प्रत्येक बच्चे को टीकाकरण होना चाहिए। कोई भी बच्चा इन टीकों से नहीं बचना चाहिए, यानी कि प्रत्येक बच्चे को टीकाकरण पूर्ण रूप से करना चाहिए।